जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से बीजेपी की घबराहट और मोदी का डर काफी बढ़ गया है। हालत यह हो गई है कि अब राहुल गांधी को दबाने के लिए और उनकी आवाज पर ताला लगाने के लिए उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कौन सा देशद्रोह किया है और सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद से संसद में बीजेपी कमजोर दिख रही है और इधर अडानी पर अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद बीजेपी को डर लग रहा है कि उसकी पोल पूरी तरह खुल जाएगी। हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जीत से बीजेपी खुद को झूठा हौसला बंधा रही है, लेकिन उसके झूठ का ये बुलबुला भी कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र में आखिरकार महायुति सरकार का गठन हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे के सारे नखरे, सारी सौदेबाजी आज नाकाम होते दिखे। हालांकि शिंदे अगला वार कब और कैसे करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी नाटक के बीच इधर संसद में विपक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मोदी सदन में आओ और सवालों का जवाब दो। आज नारे लग रहे थे, मोदी सदन में आओ। आज कांग्रेस के सांसदों ने मोदी और अदानी एक हैं, सेफ हैं, ऐसे पोस्टर अपने कपड़ों पर पीछे अपने शरीर में पीठ पर चिपकाए हुए और बाकायदा घेरेबंदी करते हुए दिखे। किस अंदाज में सदन के बाहर दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद, आइए जरा देख लेते हैं। सीधे उस विजुअल को ले आइए और ये देखिए कांग्रेस के तमाम नेता हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के टी शर्ट के पीछे वो चिपकाते हुए नजर आ रही हैं। अभी आप देख रहे थे तो ये तस्वीरें हैं और फुल स्क्रीन ले आइए तस्वीर। ये देखिए मोदी अदानी एक हैं, सेफ हैं। ये तस्वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता यहाँ और ये सब मिलकर कांग्रेस को घेरते हुए, ये देखिए मोदी अदानी एक हैं, अदानी सेफ है। ये जो है ये आप देख रहे हैं। तो विपक्ष के जो तेवर सदन के बाहर थे वही भीतर भी थे दोस्तों। और कल भी ये तमाम आप देख रहे हैं और कल भी संभल जाते हुए आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यही ऐलान किया था कि हम फिर आएंगे क्योंकि ये हमारा हक है। दरअसल राहुल गांधी की आवाज को बीजेपी लगातार कुचलने की कोशिश में है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं गौरव गोगोई को। और सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर और संसद में जो कुछ चल रहा है उसकी बानगी, उसकी तस्वीर। लेकिन पहले गौरव गोगोई को सुनिए। आरोप लगे हैं राहुल गांधी पर और इसके बाद फिर हाउस में हंगामा। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हर बिल पर हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। हम सदन के बाहर अडानी पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर विभिन्न जो पार्लियामेंट के प्रश्न हैं या कानून है उनके चर्चा के समय हम अपना जायज प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये बीजेपी पचा नहीं पा रही और इसीलिए अब जब भी राहुल गांधी जी अडानी पर मुखर होते हैं तो भाजपा उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। और विशेष रूप से कल जब राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका गया तो आज भाजपा ने एक सुनिश्चित योजना के सहित राज्यसभा, लोकसभा और अपने पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मुद्दा उठाया। तो कहीं ये तो भाजपा की पुरानी खेल है, राहुल गांधी जी को बदनाम करना, ये तो पुराना उनका दाव है। देश समझ चुका है कि अडानी के विषय पर मोदी डरा हुआ है, मोदी सरकार डरी हुई है और जांच नहीं चाहती। तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे और उपनेता सदन हैं ये। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी को चैलेंज दिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को जाने नहीं देते तो खुद चले जाइए। संभल की बात सुनिए, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। एक तरह से यूपी में ऐसा लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। आप प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा। हम तो उम्मीद कर ही नहीं सकते प्रधानमंत्री से। कोई और प्रधानमंत्री होता, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री होते तो खुद जाते। क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? हमने रोका था, किसी ने रोका था संभल जाने से। जाएं प्रधानमंत्री, हम उनके साथ चलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आप खुद संभल चले जाइए। अगर राहुल गांधी को आप नहीं जाने देना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? ये कहना है पवन खेड़ा का। कांग्रेस के इस अल्टीमेटम से अब बीजेपी का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो बीजेपी राहुल गांधी को नौसिखिया या पार्ट टाइम राजनेता कहती रही है। आप याद कीजिए, कभी बीजेपी राहुल गांधी को शहजादा कहती है तो कभी पप्पू बोलकर उनका माहौल बनाया गया। लेकिन अब बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कह रहे थे। जरा सुन लीजिए। गंभीर आरोप लगा रहे थे संबित पात्रा राहुल गांधी के ऊपर कि वो देशद्रोही हैं। सुनिए जरा उनकी जुबानी, फिर आगे बात करते हैं। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेज की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो OCCRP को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि OCCRP एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो OCCRP किसके हक में बात करता है? जो कुछ ऐसे द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं। तो सीधा सीधा ये राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा की भारत के साथ, अपने देश के साथ देशद्रोह कर रहा है देश का संसद का नेता प्रतिपक्ष, यहां ये बात रखते हुए और संबित पात्रा एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा यहां राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष पर बीजेपी ने लगाए हैं। लेकिन अपने कहे पर बीजेपी खुद कितना यकीन करती है ये इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने
के बावजूद उनके खिलाफ एक सबूत संबित पात्रा अपनी बात के साथ पेश नहीं कर सके। जाहिर है कि यह सब राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय तार इसीलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि बात गंभीर लगे। लेकिन बीजेपी का किया सब कुछ अब मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आज जिस तरह देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने यही कहा है कि बीजेपी का जो है उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल। आइए प्रणीति शिंदे को सुन लेते हैं। कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो होती है वो एक बड़ा सॉलम अफेयर होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी मौकरी करके तमाशा करके रखा है। इवेंट मैनेजमेंट को दिया है और उसके पहले म्यूज़िक और कॉन्सर्ट और पता नहीं क्या क्या रखा है। एक बहुत ही सीरियस सेरेमनी होती है वो, और डिग्निफाइड एलिगेंट सेरेमनी होती है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन होता है। ना कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ना कि कोई कॉन्सर्ट और म्यूज़िक। ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा नहीं है। महत्व स्वेरिंग इन सेरेमनी को दिया जाता है। एक तो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सरकार बिठवाई है ईवीएम के माध्यम में से, जो स्वेरिंग इन जिनकी हो रही है उनको उनके तरफ बेहद नफरत या रिजर्वेशन के अगेंस्ट, किसानों के अगेंस्ट इनकी जो भी पॉलिसीज़ है, इनकी चाहने वाले बिल्कुल नहीं है ग्रास रूट महाराष्ट्र में। ये ज़बरदस्ती सर पे बिठाई हुई सरकार है ईवीएम के द्वारा, और अभी ये लोग ये करने जा रहे हैं। उनमें भी आज सिर्फ इतना सब बावजूद होने के बाद सिर्फ 3 लोगों की स्वेरिंग इन हो रही है। बहुत बड़ा बवाल उसका कर रहे हैं। लेकिन जो एक परंपरा है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो पूरी बीजेपी ने खराब कर दी है। तो प्रणीति शिंदे ने बता दिया है कि महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह बीजेपी ने छल से सत्ता हथियाई है। पहले 2.5 साल अवैध सरकार चला ली बीजेपी, और अब 5 साल क्या इस निर्वाचित सरकार को बीजेपी चला पाएगी, ये देखना होगा। इधर चुनाव निपटाने और शपथ ग्रहण हो जाने के बाद अब मोदी क्या संसद में आएंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, या विपक्ष इस बार आर पार करके ही रहेगा, ये सारी बातें यहां इस चर्चा में आएंगी। समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि क्या विपक्ष इस बार आर पार कर देगा। चलिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है? सियासी नाटक, लेकिन वो एक संकट में तब्दील होते हुए हम देखेंगे क्या? और क्या महाराष्ट्र की ये जो सरकार आज शपथ ली है, जिसमें 3 लोगों ने शपथ ली, शिंदे, अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम बने और फडणवीस बने मुख्यमंत्री, क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। आइए हमारे